सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड मार्केट के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। वर्ल्ड मार्केट में यूएस की 10 ईयर जिसे केल्ड इज अराउंड 3.8%। ब्रेंट क्रूड की अगर प्राइस की बात करेंगे तो $77 पर बैरल पे ये ब्रेंट क्रूड अभी ट्रेड हो रहा है। एंड द बिगेस्ट न्यूज अबाउट यूएस इकोनॉमी इज कि मिस्टर जेरोमी पॉवेल इन्होंने ये जो जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जो मतलब पॉइंटर्स रखे हैं, जो ऑब्जर्वेशंस रखे हैं, आई थिंक मार्केट्स विल लाइक दोज ऑब्जर्वेशंस, ऐसा लग रहा है। सो क्या बोला है मिस्टर पॉवेल ने? उन्होंने बोला है टाइम हैज कम फॉर इंटरेस्ट रेट कट, और फोकस अब सबसे ज्यादा करना चाहिए यूएस की जीडीपी ग्रोथ पे रादर देन इन्फ्लेशन। क्यों ऐसा लग रहा है उनको? क्योंकि उनको लग रहा है कि जॉब मार्केट जो है वो कूल हो रहा है, और जॉब मार्केट कूल होना यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स बढ़ना, इसका मतलब ये सजेस्ट करता है कि अब इकोनॉमी को सपोर्ट करना होगा, डिमांड को बढ़ाना, ये ज्यादा मतलब फोकस रहना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना ये ज्यादा फोकस रहना चाहिए। सो दो दे आर सेइंग दैट कि दीज आर डेटा ड्रिवन डिसीजंस। सो एग्जैक्ट रेट कट कितना होगा, इसके लिए तो हमें एक्चुअली उस दिन के लिए ही रुकना होगा। बट फाइनली जो टोन है वो बहुत ज्यादा डोविश नजर आ रहा है रादर देन हॉकिश। हॉकिश मतलब अर्लियर इन्फ्लेशन 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 की बातें होती थी, अब बातें चलेगी ज्यादा से ज्यादा कि ज्यादा रिसेशन ना आए, स्लो डाउन ज्यादा ना हो, जीडीपी की ग्रोथ वापस लानी है। ये सारे अब डिस्कशंस यहां से आने वाले समय में शुरू हो सकते हैं। अब रेट कट 0.25% की पहली एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, बट अगर अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स बहुत ही खराब आते हैं, सो देन इन दैट पर्टिकुलर केस 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट यहाँ पे हो सकता है। सो आई थिंक वी विल हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट फेडरल रिजर्व मीट टू गेट द एग्जैक्ट नंबर। बट ये जो उन्होंने पॉइंट सामने रखे थे उसका नतीजा फ्राइडे के मार्केट्स में हमने ऑलरेडी देख लिया है। नास्डैक हो या डाउ जोन्स हो तो वो सिग्निफिकेंट गेन्स के साथ ऊपर गए हैं मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं तो गिफ्ट निफ्टी इज सजेस्टिंग अ पॉजिटिव स्टार्ट एटलीस्ट। जब ये मतलब उन्होंने ये पॉइंट्स रखे थे सामने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, 105 बेसिस पॉइंट से गिफ्ट निफ्टी ऊपर चला गया था। सो अब उस एग्जैक्ट कितना इंपैक्ट होता है ये तो मार्केट ओपनिंग के बाद ही हमें यहाँ से पता चलेगा। अब ऑयल मार्केट के बारे में बात करेंगे, और अभी हमने देखा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी वो यूक्रेन गए थे, और उसके बाद यूक्रेन ने बोला कि आप जो ट्रेड कर रहे हो रशिया के साथ, जो ऑयल इंपोर्ट चल रहा है आपका, उसकी वजह से सिग्निफिकेंट पैसा रशिया को मिल रहा है, एंड दैट पर्टिकुलर मनी इज एक्चुअली हेल्पिंग रशिया टू फाइट वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। बट इंडिया ने भी एक बहुत ही सही पॉइंट सामने रखा है। तो उन्होंने ये बोला है, हमने ये बोला है, जयशंकर जी ने भी मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया कि दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी विच वी आर इम्प्लीमेंटिंग विथ यू और रशिया। सो हमें उसका ये बिल्कुल इंटेंशन वो नहीं है। हमारा इंटेंशन बहुत सिंपल है कि डोमेस्टिक जो नीड्स है या मार्केट कंडीशंस है उसके हिसाब से वी आर टेकिंग दिस डिसीजंस। दिस इज नॉट अबाउट changing world order and we are taking sides in all those things. It is simple कि हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ हमारा इकोनॉमी अच्छे से नहीं चल सकता है। आर डिमांड्स आर वेरी हाई, और अगर हमने बाहर से ऑयल लेना शुरू कर दिया तो ये जो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट भी थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है, बिकॉज इंडिया इज ट्रेडिंग विथ रशिया। और स्पेसिफिकली जो ऑयल इंपोर्ट्स है रशिया से वो 44% ऑफ दी ओवरऑल ऑयल इंपोर्ट जो जुलाई मंथ में रहे, जुलाई 2024 में, मतलब अगर हमने 100 बैरल इंपोर्ट किए उसमें से 44 बैरल्स हमने रशिया से इंपोर्ट किए। और इसका नतीजा ये भी हुआ है कि एक जो बहुत बड़ा ऑयल कंज्यूमर है इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर, अगर सेकंड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर ऑल्सो, तो उसमें अगर हम रशिया से नहीं लेंगे और बाकी मार्केट से लेंगे जिसमें भी ईरान जैसी कंट्रीज पे सैंक्शंस है, तो उस केस में जो अभी $77 पर बैरल पे ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस चल रहे हैं, दे कैन गो बियॉन्ड $100 पर बैरल ऑल्सो, एंड इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी ऑल्सो, बिकॉज गैस प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना ये वर्ल्ड इन्फ्लेशन पे भी बहुत निगेटिवली प्ले कर सकता है। सो दैट्स वाई इंडिया का रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करना ये
एक्चुअली ग्लोबल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो इसका बिल्कुल भी कहीं पे भी पॉलिटिकल एंगल नहीं है, कोई हम यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं प्ले आउट कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम रशिया की साइड ले रहे हैं, वी आर ऑपोजिंग यूक्रेन, तो बिल्कुल नहीं। हाँ, बहुत एक ज्यादा तौर पे जिस तरीके से चाइना इज डीलिंग विथ रशिया, तो वहां पे बहुत सारे लोगों को वो डाउट है कि हाँ दिस इज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, बट इंडिया डीलिंग विद रशिया वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कहीं पे भी, मतलब दैट्स व्हाई आप लोगों ने देखा होगा इनिशियली थोड़ा सा जो वेस्टर्न वर्ल्ड की मीडिया थी उन्होंने हमें क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, बट बाद में ये सारी चीजें धीरे 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 स्टेबलाइज हो गई और वहां वो डिस्कशंस ही बंद हो गए। द वे मिस्टर जयशंकर हैंडल दैट मीडिया सिचुएशन वाज रियली गुड। वो काफी अच्छा जॉब उन्होंने वहां पे किया, एंड दैट्स व्हाई हम धीरे 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 ऑयल इंपोर्ट्स भी जो है वो रशिया की तरफ से और ज्यादा बढ़ा भी पाए। सो दैट्स हाउ वी हैव चेक वी हैव kept the oil prices also in check, and it did not have any major negative impact on our current account deficit, because अगर imports बहुत ज्यादा बढ़ जाते, import बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडिया के करंट अकाउंट्स पे, करंट अकाउंट डेफिसिट्स वहां पे बढ़ने के तौर पे हो सकता था। अब बात करते हैं दोस्तों इंडियन जीडीपी के बारे में। सो गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया की जीडीपी के ग्रोथ के फोरकास्ट कम किए हैं, और कम कितने बेसिस पॉइंट से किए हैं? सो 20 बेसिस पॉइंट से उन्होंने ये ग्रोथ फोरकास्ट कम किए फॉर कैलेंडर ईयर 2024 ऑल्सो एंड कैलेंडर ईयर 2025 ऑल्सो। मतलब इनके जो फोरकास्ट आते हैं वो उनके फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आते हैं, दैट्स व्हाई फॉर इंडिया इट इज अ कैलेंडर ईयर। सो इस कैलेंडर ईयर में, दैट इज 2024 में, अर्लियर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स वर 6.9%, बट नाउ दे हैव रिड्यूस्ड डाउन टू 6.7%। एंड 2025 के लिए जो ग्रोथ फोरकास्ट था वो 6.6% का था, बट नाउ दे हैव रिड्यूस्ड डाउन टू 6.4%। रीजंस क्या दे रहे हैं वो कि इसके लिए, तो अप्रैल से जून महीने में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट के साइड से, वहां पे 35% का कंट्रैक्शन हुआ है। रीजन क्या था? आई थिंक इलेक्शंस चल रहे थे, तो उसके बीच में गवर्नमेंट ये सारे डिक्लेरेशंस नहीं कर सकता, या फिर वहां पे कैपेक्स स्लो डाउन हो जाता है ऑब्वियसली, बिकॉज आचार संहिता भी होती है कि यू कैन नॉट स्पेंड मनी बिकॉज दे कैन इन्फ्लुएंस, दीज डिसीजंस कैन इन्फ्लुएंस इलेक्शंस, सो दैट्स व्हाई। सो अब उसका नतीजा उनको लग रहा है कि भाई ये एक क्वार्टर में इतना कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो पूरे साल का टारगेट है वो इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर इस कैलेंडर ईयर में स्पेंडिंग जो और 2 क्वार्टर बचे हैं उसमें थोड़ी सी कम हो सकती है, बट लास्ट क्वार्टर दैट विल कम इन 2025, उसमें थोड़ी सी ज्यादा स्पेंडिंग हो सकती है, ऐसा उनको लगता है। सो दैट्स व्हाई दे हैव एडजस्टेड दीज नंबर्स, बट व्हाट आई हैव सीन, द हिस्ट्री सजेस्ट दैट कि ये हमेशा मतलब डिग्रेड करते हैं और बाद में जाके जब नंबर्स आते हैं तो अच्छे ही आते हैं, एंड देन अपग्रेड्स कीप ऑन हैपनिंग। सो इट्स नॉट न्यू थिंग। बाकी थोड़ा सा रीजन फॉर लोअर ग्रोथ उन्होंने ये भी बोला है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो लेंडिंग के रूल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट किए हैं, जो रिस्क वेटेजेस बढ़ाए गए हैं, तो उसका भी एक नतीजा थोड़ा सा स्लो डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ पोटेंशियल ऑफसेटिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी कि ग्रोथ जो हमने कम की है वो बढ़ भी सकती है। उसका क्या हो सकता है कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग शुरू हो जाती है, यानी कि रेट कट्स अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेना शुरू कर देता है, तो उसका नतीजा पॉजिटिव हो सकता है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पे बढ़ सकती है। ऑब्वियसली लोअर इंटरेस्ट रेट्स के साथ डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ जाती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी वहां पे बढ़ सकती है। तो ये जो डाउनग्रेड्स दिए उन्होंने वो अपसेट भी हो सकते हैं और नंबर्स अच्छे भी आ सकते हैं, ये भी उन्होंने बोला है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बात करते हैं। सो यूनियन कैबिनेट ने लेड बाय मिस्टर मोदी ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च किया स्पेसिफिकली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्कर्स। 23 लाख एम्प्लॉयज के लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, बट उन्होंने ये बोला है या तो आप एनपीएस ले सकते हो या फिर यूपीएस ले सकते हो, तो एग्जिस्टिंग एनपीएस को भी आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा गारंटीड टाइप का पेंशन ज्यादा है, एनपीएस मार्केट लिंक्ड है, तो वहां पे थोड़ा सा मार्केट रिलेटेड रिस्क रह सकता है, बट इसमें वैसा नहीं रहेगा।
तो ये एक फिक्स्ड काइंड ऑफ पेंशन आने का यहाँ पेंशन आएगी। सो ऑब्वियसली जो रिस्क एवर्स काइंड ऑफ एम्प्लॉयज हो सकते हैं, दे कैन गो टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर स्कीम। 10 साल का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया है। सो वहां पे उसके बाद उनको मतलब कुछ ना कुछ पेंशन मिल सकती है। वैसे देखा जाएगा तो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स उन्होंने बोला है, जिसमें एश्योर्ड पेंशन ऑफ 50% ऑफ द बेसिक पे ड्रॉन फॉर द लास्ट 12 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट, ऐसा भी उन्होंने बोला है। मतलब एग्जाम्पल, बेसिक अगर आपका 1 लाख रुपए होगा तो 50,000 की मिनिमम यूपीएस यूनिफाइड पेंशन आपको मिल सकती है। सो प्रोपोर्शनेट पेंशन फॉर लेसर सर्विस भी उन्होंने बोला है, जिसके लिए 10 साल का सर्विस क्राइटेरिया सर्विस रिक्वायरमेंट उन्होंने यहाँ पे बोला है। फैमिली पेंशन भी 60% ऑफ द पेंशन अमाउंट एश्योर्ड रहेगी, ऐसा उन्होंने बोला है। मतलब आफ्टर द डिमाइस ऑफ द मेन दैट एम्प्लॉय हु वर्क फॉर द गवर्नमेंट, assured minimum pension of rupees 10,000 per month भी on superannuation after at least 10 years of service, ये भी उन्होंने बोला है। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी यहाँ पे रहेगा। सो मतलब वो किस तरीके से पेंशन बढ़ती जाएगी उसका भी उन्होंने ख्याल यहाँ पे रखा है। लमसम पेमेंट्स एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी भी इसमें मिलने वाले हैं। सो 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मिले, इसमें क्वालिफाइड तो है ही, प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो ऑप्ट इनटू द स्कीम। ऑब्वियसली उसका बजट स्टेट गवर्नमेंट को वहां पे रखना पड़ सकता है। तो ये सारे मतलब आई थिंक थोड़ा सा पॉलिटिकल भी मूव बोल सकते हैं आप। बहुत सारे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उन्होंने देखा है अब कि अल्टीमेटली बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट बन के नहीं चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा पॉपुलिज्म भी आपको रखना होगा, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट की बातें कर सकते हो। समटाइम्स आई थिंक ये एक बैलेंस उनको बना के रखना ही पड़ेगा, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। आप वहां पे बहुत ज्यादा मतलब इकोनॉमिक बहुत सही इकोनॉमिक्स करने जाओगे तो पॉलिटिक्स गलत हो जाता है। सो उस केस में आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के बीच में। अब स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, जिसके में म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे। सो एम्फी के सीईओ जो मिस्टर वेंकट चालासानी जी है, उन्होंने कुछ मतलब अभी जो डिस्कशन चल रही थी कि 23,000 करोड़ का ग्रॉस एसआईपी इनफ्लो है, बट नेट एसआईपी इनफ्लो इज 9,000 करोड़ रुपीज ओनली। यानी वहां पे जो रिडेम्पशंस वगैरह हो रहे हैं, तो वो रिडेम्पशंस नेट वो रिडेम्पशंस को कंसिडर करके नेट इनफ्लो एसआईपीज के बताए जा रहे हैं, विच इज ऑल्सो इन अ वे वन कैन से राइट, इट इज राइट। बट पहले मतलब सबसे ज्यादा फोकस अगर आपने किसी चीज पे करना चाहिए तो नेट इनफ्लोज इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आईपी, आई थिंक ये नंबर्स पे सबसे ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड ग्रॉस एसआईपी इनफ्लोज आर आल्सो दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये वो रेगुलर बेसिस पे वो पैसा आता रहेगा। करंटली द ग्रॉस एसआईपी इनफ्लोज फॉर द लास्ट मंथ, दैट इज जुलाई 2024, वर 23,332 करोड़ रुपीज। जून महीने में ये नंबर 21,262 करोड़ रुपीज था, वहां से ये बढ़ के 23,332 करोड़ रुपीज हुआ है। नए जो एसआईपी रजिस्ट्रेशन है वो 72.6 लाख तक गए हैं। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स आर अराउंड 13.09 लाख करोड़ रुपीज एज ऑफ जुलाई 2024। जून महीने में ये नंबर था 12.43 लाख करोड़ रुपीज। तो ऑब्वियसली न्यू फ्लोज भी आए हैं, मार्केट्स भी ऊपर गए हैं, तो ऑल दोस फैक्टर्स हैव एक्चुअली वर्किंग आउट really well for mutual funds. The number of SIP accounts reached to a new peak, which is 9.3 crore in the month of July 2024. जून महीने में ये नंबर था 8.99 crore. तो नए SIP अकाउंट्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। सो कैपिटल मार्केट्स और ज्यादा पार्टिसिपेटिव बन रहे हैं यहाँ पे। इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। अब ऑटो इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे और हाइब्रिड सेल्स कैसे बढ़ रहे हैं और उसका ईवी के साथ कंपैरिजन थोड़ा सा करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल सेल्स यहाँ पे रहे हैं फॉर जून 2024 क्वार्टर, और ये ईयर ऑन ईयर बढ़े 62.5% से। ईवी सेल्स हैव एक्चुअली स्टॉल्ड, सो वहां पे ईवी सेल्स के जो नंबर्स है वो 22,000 के है इन द सेम पीरियड, एंड ये फ्लैट रहे हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं हाइब्रिड व्हीकल्स को जो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स मिले हैं, तो आई थिंक दे विल ऑल्सो स्टार्ट प्लेइंग आउट रियली वेल। मार्केट डायनामिक्स इज सजेस्टिंग दैट कि हाइब्रिड हो ईवी हो,
तो इसका मार्केट शेयर इतना ज्यादा अभी तक नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट आई थिंक हाइब्रिड में आपको ज्यादा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की जरूरत नहीं है। कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू ट्रेडिशनल फ्यूल व्हीकल्स के, मतलब आईसी इंजन से। बट आई थिंक स्ट्रॉन्ग ईवी हाइब्रिड्स आर डूइंग वेल। ईवीज के सामने चैलेंजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस है, टेक्नोलॉजी के भी चैलेंजेस है, कॉस्ट भी ज्यादा है। सो आई थिंक ऑल दोज फैक्टर्स, आई थिंक धीरे 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 वो कम होंगे। बट करंटली लुक्स लाइक हाइब्रिड्स आर विनिंग द रेस इन द शॉर्टर होराइजन। अब बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आरबीआई हैज अनाउंस्ड अ प्रीमैच्योर रिडेम्पशन फॉर एसजीबीज issued from May 2020 2017 till March 2020। सो ये जो बहुत पॉपुलर स्कीम बन रही थी, अब कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ने वो डिसीजन लिया है कि यार ये इतना ज्यादा तो मतलब पॉपुलर हो रहा था, स्पेसिफिकली दोज इन्वेस्टर्स हु आर थोड़ा सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस गोल्ड एसेट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बट अब जब इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई 15% टू 6%, क्योंकि गवर्नमेंट को समझ में आ रहा था स्मगलिंग वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव नहीं हो रहा है। और उस केस में इंसेंटिवाइजेशन देने के लिए कि भाई इंपोर्ट्स कम हो जाए, इसलिए एसजीबी जैसे ऑप्शंस लॉन्च किए गए, जिसमें इंटरेस्ट भी दिया जा रहा था, कैपिटल गेन्स भी टैक्स फ्री थे। तो अब उन्होंने बोला है कि 5 साल के ऊपर अगर हो गए हैं तो वहां पे आपको एग्जिट्स, वो गवर्नमेंट मतलब डिक्लेयर करेगा, आरबीआई डिक्लेयर करेगा, आप एग्जिट्स ले सकते हो। सो अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी तक समझ में नहीं आया, उसका क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो कैपिटल गेन्स तो टैक्स फ्री थे, बट अब ये प्री मैच्योर विड्रॉल पे भी कैपिटल गेन्स टैक्स फ्री रहेंगे क्या, ये अभी तक गवर्नमेंट की साइड से क्लैरिफिकेशन नहीं आया, या फिर आरबीआई की साइड से क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। सो लेट्स सी। बट ये होना ही था, ये बहुत हाई इंटरेस्ट वाला लोन गवर्नमेंट को बनता जा रहा था, बिकॉज एक तो गोल्ड की प्राइसेस को भी आपको कवर करना है, ऊपर से 2.5% भी आपको इंटरेस्ट देना है। सो ऑल दोज थिंग्स वर एक्चुअली एक्टिंग निगेटिवली फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज बजट्स, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर स्कीम विल स्टॉप इन द फ्यूचर, ऐसा अभी तो लग रहा है, दो डायरेक्टली अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ डिक्लेरेशंस नहीं दिए हैं। सो अगर आप एसजीबीज के फैन थे तो शायद आपके लिए नेगेटिव न्यूज है। तो इसके बाद बेस्ट ऑल्टरनेटिव कुड बी गोल्ड ईटीएफ्स, ऐसा अभी तो लग रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। अब एनबीएफसीज के बारे में बात करेंगे तो एनबीएफसीज ने जिस तरीके से रिस्क वेट्स बैंक्स के लिए बढ़ाए गए थे कि अगर आप एनबीएफसी को लेंड कर रहे हो तो आपको रिस्क वेट बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि ज्यादा मतलब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ रही थी रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऑब्वियसली उसका प्रेशर एनबीएफसी फील कर रहे थे बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स उनके लिए बढ़ गए थे। नाउ दे हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑफशोर फंड रेजिंग, जो रेगुलेटरी एंगल से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ओवरऑल हमारा जो डिपेंडेंस है फ्रॉम द डोमेस्टिक डिपॉजिट्स वो थोड़ा सा कम होगा। एंड एनबीएफसीज आर आल्सो एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस आउटसाइड इंडिया। सो स्पेसिफिकली आरईसी, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग दीज थिंग्स। और ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट काफी ज्यादा क्राउडेड हुआ है, एंड ग्लोबल बैंक्स भी काफी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ऑफर कर रहे हैं टू गुड एनबीएफसीज। ऑब्वियसली उनकी रेटिंग्स वगैरह काफी अच्छी है, सो दैट्स हाउ दे आर इजीली एबल टू गेट मोर फंड्स एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। अब टाटा सन्स के बारे में बात करेंगे। टाटा सन्स ने लिस्टिंग का प्लान ऑलमोस्ट कैंसिल कर ही दिया है। जो भी डेट था, जो रिक्वायरमेंट था लिस्टिंग के लिए, वो डेट उन्होंने नेट डेट से पॉजिटिव मतलब कैश पॉजिटिव में वो आ चुके हैं। मार्च 2023 में नेट डेट थी 20,000 करोड़ की, अभी वो दे आर इन कैश पॉजिटिव सिचुएशन। सो थैंक्स टू दी कंपनीज विच दे आर होल्डिंग, जैसे कि टीसीएस वगैरह, वहां से अच्छे खासे डिविडेंड्स या बायबैक्स में उनको पैसे मिल चुके हैं। एंड नाउ टाटा सन्स, जिनको लग रहा था कि टाटा सन्स एज एन एनबीएफसी विल गेट लिस्टेड एंड वी विल हैव some shares of Tata Sons, but I think that is a dream now, so it is not going to get fulfilled. अब अडानी ग्रुप के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो अडानी ग्रुप में पहले जैसे जो टोटल डेट थी अडानी ग्रुप के पास, वो उसमें से 31% फंडिंग जो थी वो इंडियन बैंक से, एनबीएफसी से आ रही थी। नाउ दैट पर्टिकुलर परसेंटेज हैज गॉन टू 36%, फ्रॉम 70,000 करोड़ रुपीज टू नाउ 88,000 करोड़ रुपीज की जो डेट है वो इंडियन बैंक्स और एनबीएफसीज ने अडानी ग्रुप को दी है। तो यहाँ पे कैपेक्स
जो के प्लान्स बहुत ज्यादा है कंपनी के। सो उस हिसाब से और इन बिटवीन जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि इंडियन बैंक्स वगैरह, तो तब पता चला था कि यार इंडियन बैंक से तो ज्यादा लेंडिंग नहीं है, 31% ऑफ द टोटल लेंडिंग इज फ्रॉम इंडियन बैंक्स एंड एनबीएफसीज, बट नाउ दैट पर्टिकुलर परसेंटेज हैज गॉन टू 36%। दो जो नेट डेट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो रेशियो है, जो लास्ट ईयर मोर देन 3 टाइम्स था या 3.37 टाइम्स था, दैट हैज गॉन डाउन टू 2.19 टाइम्स। तो पोजीशन जो है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है अडानी ग्रुप की, वो स्ट्रांग हुई है, एंड थैंक्स टू द 45% ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ अडानी ग्रुप है विच हैज प्लेड इट्स रोल। इस साल का जो टारगेट है अडानी ग्रुप का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, वो 1 लाख करोड़ रुपए का है इन दिस करंट फाइनेंशियल ईयर। और ऑब्वियसली आई थिंक उस केस में वैसे देखा जाएगा तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हुई है, बट डेट पोजीशन, डेट पोर्शन ऑफ इंडियन बैंक्स एंड एनबीएफसीज वो वहां पे बड़ा है। उसमें नेशनलाइज्ड बैंक्स स्पेसिफिकली ज्यादा यहाँ पे नजर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, सो इनका शेयर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा है। नथिंग अलार्मिंग, बिलीव मी, बट स्टिल जो चीज के लिए पहले क्रिटिसाइज हुआ था, बट नंबर्स एक्चुअली वैसे दिखे नहीं, सो दैट्स हाउ। बट इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी यहाँ पे लेंड कर रही है। सो आशा करता हूं दोस्तों कि ये आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।